तब तक रिपोर्ट वगैरह दिखाऊंगा। इसका पीडीएफ बना के रखो। हाँ पीडीएफ बना के राजीव को भेज दो। आज घर के राजीव के उस पर भिजवा दो, तब तक हम डॉक्टर से बात करके रखें। आपका स्वस्थ रहना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। आप अभी बीमार नहीं पड़ सकते। आप बीमार पड़िएगा तो हमको कौन देखेगा? जब तक हम आप नहीं, जब तक हम जिंदा तब तक आपको देखेंगे। बिल्कुल, इसमें कहीं कोई शक नहीं, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं इस गठबंधन का हिस्सा हूँ। आज जब आप विपक्षी दलों के इस गठबंधन को आप देखें, ना उनके पास नीति है, ना उनके पास नेता है, ना देश के विकास की नीयत है उनके पास। और ये तमाम बातें मैं इस आधार पर कह रहा हूँ क्योंकि 3 बार उस गठबंधन की बैठकें हो चुकी हैं। इन 3 बैठकों में जहाँ इतनी अलग अलग विचारधाराओं के लोग हैं, तो सबसे पहले आपको साझा न्यूनतम कार्यक्रम पर चर्चा करनी चाहिए। आपको कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तैयार करना चाहिए था, क्योंकि बहुत अलग अलग सिद्धांतों वाले लोग हैं वहाँ पर। जहाँ एक तरफ लेफ्ट के दल हैं तो वहीं ममता बनर्जी जी की भी पार्टी है, जो लिटरली एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। वेस्ट बंगाल में अगर आप चले जाइए, ऐसे ही अलग अलग प्रदेशों में जो एक दूसरे के खिलाफ राजनीति करते रहे, वो एक साथ एक मंच पर आए। तो सबसे पहले तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तैयार होना चाहिए था, जो नहीं हुआ। पिछली मुंबई की बैठक के बाद एक साझा किस रणनीति पर इन्होंने सहमति दर्ज की, जो मुझे लग रहा है कि शायद साझा रणनीति है, क्योंकि जिस तरीके से सनातन का विरोध तुरंत उस बैठक के बाद खुलकर होने लगा। और आज तो डीएमके के एक मंत्री ने स्पष्ट तौर पर कह ही दिया कि भाई ये चर्चा हुई है उस बैठक में। और मैंने उसी दिन कहा था, जिस दिन उदयनिधि जी का ये बयान आया था, स्टालिन जी के जो सुपुत्र उनका जिस दिन बयान आया था, उसी दिन मैंने कहा था कि शायद यही रणनीति पर चर्चा मुंबई की बैठक में हुई है कि आपको सनातन का आपको विरोध करना है। सनातन का विरोध करना, एंटी सनातन अपने आप को दर्शाना आपकी नीति नहीं हो सकती। एक मंच पर जब 1 दर्जन से ज्यादा प्रधानमंत्री पद के दावेदार दिखते हैं, ऐसे में नेतृत्व का अभाव। तीसरा, आपकी नीयत देश के विकास की नहीं है, देश को बांटने की है। जब आप सनातन का विरोध करते हैं, जब आप बांटने की राजनीति करते हैं, जब आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जब आप डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अपनाते हैं, तो आप देश को बांटने की सोच रखते हैं, ना कि देश को जोड़कर आगे लेकर जाने की। तो एक ऐसा गठबंधन जिसके पास ना नेता, ना नीति, ना नीयत, तीनों चीजें नहीं है, उस गठबंधन को भला क्यों देश की जनता स्वीकार करेगी? ऐसे में एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी की जो कार्यशैली रही है, जो उनका कार्यकाल पिछले 9 साल का रहा, उसमें देश की जनता का विश्वास बढ़ा ही है, तभी 14 से बड़ा जनादेश 19 में हम लोग को देखने को मिला। G20 जैसा इतना सफल आयोजन, जिसने देश ही नहीं पूरी दुनिया को अपना दमखम भारत ने दिखाने का काम किया, मेरे विश्वास को बढ़ाता है कि 2024 का जनादेश 2019 से बड़ा होगा। पुनः आज के प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री की शपथ तीसरी बार लेंगे, कोई संदेह नहीं। दावेदारी अलग अलग तरफ से की जा रही, पर मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि दावेदारी का आधार गठबंधन के भीतर हुई बातचीत ही होना चाहिए। मीडिया के सामने दावेदारी पेश करने से सीट या गठबंधन में से चुनाव लड़ने का मौका किसी को मीडिया के माध्यम से कम नहीं मिलेगा। जिनको भी दावेदारी करनी है, मैं अगर दावेदारी करता हूं तो मैं गठबंधन के भीतर हुई बातचीत के आधार पर ही करता हूं। अगर किसी और को भी दावेदारी पेश करनी है तो गठबंधन के भीतर पहले बातचीत करें, जो अभी तक इनको कर लेनी चाहिए थी। मुझे पता नहीं कितने लंबे समय से अभी तक उनकी मुलाकात किसी भी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मेरे संज्ञान में नहीं है कि मुलाकात हुई हो। पर जब तक गठबंधन के भीतर बातचीत नहीं होती, तब तक मीडिया के सामने दावेदारी पेश करने का कोई औचित्य नहीं है। ये चर्चा गठबंधन के भीतर हुई है कि कितनी सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हमारे प्रत्याशी, क्योंकि कई और दल भी हैं, भारतीय जनता पार्टी जहां एक प्रमुख घटक दल है, इसके अलावा कई और दल भी हैं जो एनडीए के साथ मिलकर इस बार लोकसभा का हम लोग चुनाव लड़ेंगे और विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। मुझे लगता है एक बार सबके साथ बातचीत हो जाए, उसके बाद ही इसको सार्वजनिक करना उचित होगा। बट इतना जरूर है कि बातचीत गठबंधन के भीतर हम लोग